मैंने थोड़ा 5 मिनट दे दिया क्योंकि आज का थोड़ा ट्रांजिशन में बच्चों को ताकि दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज आपका मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का है लेक्चर नंबर 2। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बायो सावर्ट्स लॉ क्या होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि बायो सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन क्या होती है। पहली एप्लीकेशन अपन लोगों ने देख ली थी विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आज इसी चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और 3 और इसकी एप्लीकेशंस देख लेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। सेम चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करी थी वही यहाँ पर भी कर रही हूँ। उसमें भी रॉड से शुरू किया था, फिर रिंग पे गए थे, फिर आर्क पे गए थे। यही सब चीजें मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही। तो अब रिंग की बात कर लेंगे, आर्क की बात कर लेंगे। फिर वो अलग अलग क्वेश्चन नहीं करे थे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे कि ऐसे एक कोई बड़ा सा यू बना हुआ हो या फिर कुछ भी वायर्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो। तो वही सेम हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी आ जाते हैं। क्विकली एक बार अपन हम अपना जो बायो सावर्ट्स लॉ है और जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते ताकि थोड़े से क्वेश्चंस भी देख ले। तो क्या था बेटा बायो सावर्ट्स लॉ? मैम एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से लेंथ से कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना, वो था dB बराबर U0 बाय के 4 पाई ID IDL बाय के R। वेरी गुड, गुड जॉब बेटा, वेरी गुड जॉब। तो मैंने क्या बोला था आपको कि सपोज मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर हो, कोई भी एक कंडक्टर है, मुझे शेप वगैरह कुछ नहीं पता। तो इस कंडक्टर की वजह से मतलब इस कंडक्टर में सपोज इस ये कोई पॉइंट है P विच इज एट डिस्टेंस R और मुझे बताना है कि इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे DL। एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे DL। DL की डायरेक्शन होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। तो ये नहीं सोचना कि मैम DL क्रॉस R का मतलब क्या है। DL की डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब मैंने क्या बोला था कि ये हमारा एलिमेंट हो गया DL। R की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, दिस इज माई R कैप। तो अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी होती है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस छोटू सा एलिमेंट इट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R, DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सही है। फिर हम लोगों ने इसी की एप्लीकेशन देखी थी कि यही एक्सप्रेशन को आप अगर B के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है बेटा। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर इसी एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, ये तो छोटी सी लेंथ के ऊपर आ गया, अब मुझे पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर अगर इसको लेके जाना है तो यहाँ से मैं B की वैल्यू लिख सकती हूँ। यूजुअली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आपका कांस्टेंट आ जाता है। आपको इंटीग्रेट करना रह जाता है DL क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर। यही किया था हमने वायर के केस में भी बच्चों। यस ठीक है, वी डिड दिस सेम थिंग इन द वायर एज वेल। और डीबी की जो डायरेक्शन होती है हम लोगों ने बोला था कि डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो अपन को पता होनी चाहिए। अब वायर के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर और किसी भी एक रैंडम पॉइंट पी पे मुझे बताना है कि क्या वैल्यू होगी। ये मेरा एक रैंडम पॉइंट पी है। इस तरीके की सिचुएशन में क्या करोगे, ये जो पॉइंट P है इससे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे एंड लेट मी से दैट दिस परपेंडिकुलर एट अ डिस्टेंस D। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे वायर के ऊपर और लेट मी से दैट ये जो परपेंडिकुलर है वो डिस्टेंस D पे है। अब हमें दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट है जो ये परपेंडिकुलर दोनों एंड्स के साथ बना रहा है। तो एक एंगल होता है हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। ऐसी एक्सप्रेशन लिखा था बेटा। क्या एक्सप्रेशन आया था हमारे पास? B का एक्सप्रेशन कितना आया था? म्यू नॉट आई गुड अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, फिर इसी में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दोनों साइड से एक इनफाइनाइट वायर बन जाती है तो इनफाइनाइट वायर बनने की वजह से ये साइन अल्फा साइन बीटा दोनों आपके 90 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, अल्फा और बीटा। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है बी की म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। एंड अगर ये वाला जो होता है आपका एक्सप्रेशन ये आपका फाइनाइट वायर के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए पूछा जाता है। तो एक एंड से तो इन्फिनिटी हो गया, दूसरे एंड पे आपका जो एंगल होता है वो 0 हो जाता है। तो उस केस में आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ही आता है। और यहाँ पे डायरेक्शन भी अपन लोगों ने निकाली थी, राइट हैंड रूल से, इनवर्ट्स। वेरी गुड। राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। जिस जगह पे आपका पॉइंट है आपको बेसिकली करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करना है। जहां पे आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है वो आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड।
सही है बच्चों, यही पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। यस Yes, तो ma'am. चलो फिर आगे चलते हैं। ma'am. ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था, हो पाया ये क्वेश्चन सब बच्चों से? आई गिव दिस क्वेश्चन टू यू गाइस एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया था? बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर सॉल्व कर लिया तो बताओ क्या आंसर आया। जिसने नहीं किया अभी ट्राई कर लो सॉल्व करने की। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या टाइम हुआ है अभी? 8:11 हुए हैं। 15 तक का टाइम दे रही हूँ। 4 मिनट आर मोर देन इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 4 मिनट लो, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। फॉर्मूला अभी मैंने पीछे लिखवाया ही है। फॉर्मूला फिर से लिख दूं क्या, याद नहीं हो तो? मैम चलो, बी की वैल्यू हमारी आती है किसी भी वायर की वजह से कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मैम स्क्रीन पॉज है आपकी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम, वो दिख रहा है, वो सॉल्व क्वेश्चन कर दिख रहे रहा है, Yes, फॉर्मूला ma'am. नहीं दिख रहा बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिख जाएगा। ठीक है, आजकल अंजलि क्लास में नहीं आ रही है, उनसे भी एक बार बात करी जाए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अमन बेटा, गुड इवनिंग बच्चे। मैम आपने तो बोला था क्लास बेटा 8:30 आज से होगी, देखो, 8 जैसे बजे ना स्टार्ट असल में करते। दिक्कत वही हो रही है अभी ना। आप लोगों ने तो बोला कि चलो ठीक है मैम, आप तो अच्छे बच्चे हो कि मैम कोई दिक्कत नहीं है। क्या है बच्चों, आप लोगों के बाद भी एक बैच होता है, वो 10 से 11 या फिर 11:15 तक शिफ्ट हो रहा था। तो उस बैच के बच्चों ने हमें मना कर दिया कि हम लोग टाइम शिफ्ट से नहीं कर पाएंगे कोऑर्डिनेट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो क्लासेस है वो 6:30 से ही रहेंगी। बट जो इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक क्लास मॉर्निंग में और एक क्लास इवनिंग का एक नया बैच हम शुरू कर देंगे। ठीक है अमन बेटा, तो वो भी आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी। मैम उसमें भी पढ़ाएंगे कौन हमें बेटा फिर? टीचर जो होंगे वो मैं कंफर्म करके बताऊंगी, अभी तो बैच हम लोगों को भी अलॉट नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, हम में से ही होगा, जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं उन्हीं में से सारे होंगे, तो कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है। चलो, अब अमन आ ही गया है, तो अमन बेटा आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एट 15 तक का टाइम है, 2 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। मैम हो गया। हो गया, चलो अभी 8:15 के बाद आंसर बताना अपना। बाकी बच्चे भी एक बार सॉल्व करेंगे तब तक। मैम ये बीटा वाला एंगल कैसे होगा? चलो सॉल्व कर ले फिर। यस अब मैम। अपन सॉल्व करते हैं। यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें सेंट्रॉइड पे बोला गया है निकालने के लिए, तो लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर, ताकि ये सेंट्रॉइड वाली चीज भी तुम थोड़ा अच्छे से समझ लो। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा सेंट्रॉइड है। ठीक है, मैम स्क्रीन स्टक है। अबे यार एक सेकंड, ये आ गया। यस मैम। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल है, ये हमारा सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाली साइड होगी वो हो जाएगी तुम्हारी a/2 के बराबर। सही है ना बेटा, यही मतलब यस होता है ना सेंट्रॉइड का। और सेंट्रॉइड का यस एक और एडिशनल मतलब होता है कि ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। है ना, ये जो होता है इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल बना देता है। तो अगर ये तुम्हारा एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, तो तुम सेंट्रॉइड का डिस्टेंस निकाल लोगे। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा। कितना डिस्टेंस आएगा ट्रिग्नोमेट्री से बताओ। a/2√3। वेरी गुड, वेरी a/√3। गुड, यही तो है ना हमारा डी। अगर मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? सपोज मैं tan 30 की वैल्यू निकालती हूँ, तो tan 30 मस्ट बी इक्वल टू d अपॉन a/2। tan 30 होता कितना है? 1/√3। 1/√। 1/√। हाँ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ तो सही है, बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर आया। डी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी a/2√3। सही है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। यस मैम। ठीक है, अब डायग्राम पे थोड़ा फोकस करो। अब हमें बेसिकली ये डी की वैल्यू पता चल गई।
सबसे पहले मैं खाली इसी वायर की वजह से निकालना चाहती हूँ कि क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, करंट की डायरेक्शन इनवर्ट जाएगी। हाँ, करंट की डायरेक्शन सपोज कुछ ऐसे ले लो तुम लोग, गिवन है ना करंट की डायरेक्शन अपन को। तो करंट की डायरेक्शन अगर हमारी इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे लगाओ करंट को और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो पॉइंट पी में, क्या डायरेक्शन आ रही है, इनवर्ड्स। इनवर्ट। आपकी वायर्स की वजह से Inwards. भी इनवर्ड्स ही आएगी। यस मैम। इनवर्ट। हाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 into मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक ड्यू टू 1 वायर, है ना बेटा। किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तुम्हारा तो काम हो गया। अब एक बच्चे ने, अजय ने मेरे से पूछा कि मैम अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे। अल्फा और बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा और बीटा क्या होता है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखो। हाँ, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखो, तुम्हारा अल्फा और बीटा ये वाला एंगल ही तो होता है। यस यस तो मैम। अल्फा और बीटा कौन सा एंगल होता है, जो ये जो डी वाली लेंथ है वो 60 तुम्हारे एंड वाले पॉइंट्स के साथ बना रहा है। तो ये सपोज मेरा अल्फा है, ये सपोज मेरा बीटा है। अल्फा और बीटा तुम कुछ भी ले लोगे, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैम अल्फा कौन सा ले बीटा कौन सा ले, अल्फा बीटा कुछ भी लोगे तो भाई आंसर सेम ही आएगा ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ही तो है इधर। तो अब यहाँ पर अगर तुम बी ड्यू टू अ सिंगुलर वायर निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह में क्या लिख दूंगी, ए अपॉन 2√3, तो ए इंटू 2√3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में मेरे पास रहेगा साइन 60, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। √3/2। ये √3/2। तो √3/2 प्लस √3/2 बच जाएगा। तो यार यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3, और Yes. ये सब मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया था वायर का कितना हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट आई। 9 u नॉट बाय के आई। हाँ हाँ, ये I तुम्हारा 2 pi फाइनल a एक्सप्रेशन आ रहा है, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 into 3, ऐसा ही बनेगा ना कुछ, यस यस मैम। सही है। तो अब यहाँ पर अगर मैं नेट वैल्यू निकालती हूँ तो इसमें मुझे 3 और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 9 म्यू नॉट आई अपॉन अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई ए, और इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड्स। बताओ अग्री कर रहे हैं सब बच्चे, नहीं अग्री कर रहे हैं, यस मैम, यही आ रहा है। यही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत मैम नहीं ऊपर 9 कैसा आ रहा है? बेटा। ये जो वायर का आया है उसमें तुम्हारे पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, यहां तक सही है, इनवर्ड्स। तो आपको पता है कि जो नेट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो 3 वायर की वजह से आ रहा है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड तो आपका 3 वायर की वजह से आ रहा है ना। तो तीनों वायर का जो केस है उसको आप तीनों वायर की वजह से यही सेम फील्ड बनेगा, इसको ऐड कर दो तो आपके पास यही सेम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आया। ओके मैम। सही है, वहाँ पे चलो आयन लिख दो। कहाँ पे, ये जो ये इनवर्ट का साइन बनाया है वहाँ पे आयन लिख दो। लग रहा है गलत, सर गलत हो गया ये वाला। अच्छा हाँ। ये लो यहाँ पे इनवर्ड्स, अच्छा सही बात है, बट ठीक है ये साइन भी बना ही देती हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लिख देती हूँ इनवर्ड्स, ताकि किसी बुक वगैरह में देखे तो तुम ये नहीं सोचो कि गलत हो गया। मैम सही है। साथ में ही लिखते हैं क्या मैग्नीट्यूड के साथ? हाँ वही तो आपका, तभी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में होता है ना। यूजुअली क्वेश्चन में आपको ऐसे ही गिवन होगा, इनवर्ड्स आउटवर्ड लिख देंगे, वरना अगर तुम लोग पेपर में लिख मैम के आ रहे हो तो इसमें इनवर्ड आउटवर्ड मेंशन करो। मैंने मतलब मिड पॉइंट मतलब बाइसेक्ट कर लिया था ट्रायंगल को, और फिर पाइथागोरस लगाई तब तो फिर डी अलग आ रहा था। बेटा वो सेंट्रॉइड नहीं होता ना, सेंट्रॉइड इज बेसिकली कि तुमने सारी की सारी साइड्स ली हैं और सारी की सारी साइड्स के सेंटर में से तुमने वो बनाया है ना। सेंट्रॉइड का ये मतलब होता है ना कि सारी की सारी साइड्स का जो बाइसेक्टर है वो तुमने बनाया है। तो सेंट्रॉइड की एक बार प्रॉपर्टीज देखना, तुम्हारा सेंट्रॉइड जो होता है जब वो बनाओगे तो पूरा का पूरा एंगल यहाँ पे 360 डिग्री कुछ बनना चाहिए, तो उससे तुम्हारे ये सारे एंगल 60 आते हैं, ये एंगल 30 आता है, ये a/2 आता है, तो वहां से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेंट्रॉइड तुम्हारा होता ही यही है कि वायर्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सही बोल रही हूँ ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। इस तरीके से कुछ भी आएगा निकाल लेंगे। अगर हमारे पास कोई पॉलीगन आ गया तो पॉलीगन देख के भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी हो सकता है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड सबका इनवर्ड ही आ रहा हो, तो सबका इनवर्ड ही आ रहा है तो निकाल लेना भाई, पांचों की पांचों। अगर तुम्हारे पास वो आ गया पेंटागन आ गया तो पांचों की पांचों वायर की वजह से निकाल के ऐड कर देना, हमें क्या दिक्कत है, मैम स्क्वायर वो का तो निकाल लिया। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ वो डायरेक्शन की करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, बट यूजुअली आता है इनवर्ड या आउटवर्ड ही है। चलो अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगेन टेक 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी, बस थोड़ा सा ना मैं तुम्हें आजकल मैं यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को 2-4 मिनट 2 क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की, क्योंकि उसी से तुम्हारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी। वरना तो मैं आंसर बता दूंगी तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व मैम, तो उससे फायदा नहीं हुआ ना। चलो ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। मैम मैं 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा कर लो सॉल्व करो। मैम A√2A आया D। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सबसे पहला स्टेप तो सही कर लिया बच्चों ने कि मैम डी निकालना पड़ेगा ना, तो डी तुम्हारा हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। डी हो जाएगा हमारा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मैम, एंगल वगैरह कैसे निकालेंगे, ये तो 90 डिग्री पता ही है अपन को। ऊपर वाला एंगल तुम लोगों को 37 गिवन है, ये नीचे वाला एंगल तुम्हारा 90 है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये और 37 मिलके 90 बनाने चाहिए ना, क्योंकि ये 180 होना चाहिए पूरा का पूरा एंगल जो है, तो ये एंगल Yes, तुम्हारा 53 डिग्री Yes, नहीं हो ma'am. जाएगा। 53. यस मैम। तो यहाँ से तुम्हारे पास डी की वैल्यू तो आ गई, पहला स्टेप तो हो गया, है ना। एक बार डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर ये 53 है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस है, तो साइन 53 से निकाल लो। साइन 53 विल बी इक्वल टू डी अपॉन ए। इसका यही मतलब है कि डी की वैल्यू आ जाएगी a इंटू साइन 53, मतलब 4a/5। यही है ये बच्चों। यस मैम यही आ रही है। वेरी गुड, अब आगे क्या करना है ये बताओ। मैम अब अल्फा बीटा निकाल रहे हैं। बताओ अल्फा बीटा कैसे कैसे निकालोगे। मैम हम्म हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आई का कंपोनेंट ले लें जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है 37 डिग्री के साथ नीचे। तो बेटा फिर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ऐसे आ जाएगी वायर और मैम एक तुम्हारी साइन ऐसे बनेगी। 37 डिग्री और 0 बीटा। मैम साइन जैसे 37 आई कॉस 37 डिग्री करके। ट्राई कर सकते हो यार उस तरीके से भी, एक बार ट्राई टू डू दिस। मतलब मुझे लग रहा है कि आई कॉस 37 लोगे, फिर एक आई साइन 37 वाला भी फैक्टर बन जाएगा, है ना। बट करके देखो, उससे भी तुम्हारा आइडियली आंसर सही आना चाहिए। कर सकते हैं उस दोनों को फिर सुपर इम्पोज करवा लेंगे, करके देखो एक बार, उससे भी आंसर सही आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा एंगल कैसे कैसे आएगा ये बताओ। मैम वो वाला एंगल निकाल लेते हैं जो नीचे वाले ट्रायंगल में 37 डिग्री, उसका उसको 360 में से माइनस कर देंगे, बीटा वहां से आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। तो ये तो तुम्हारा 37 डिग्री है ना, है ना। एक एंगल तो तुम्हारा इस केस में तुम्हें दिख रहा है कि एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो ही जाएगा, क्योंकि एक साइड से तो इन्फिनिटी आई हमारी, एक साइड से तो Yes. इन्फिनिटी वाली केस है, तो एक साइड से तो हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी साइड से हमारे एंगल में दिक्कत आएगी, यहाँ पर दूसरी साइड से एंगल में दिक्कत आएगी, तो दूसरा एंगल बताओ कितना होगा। एक तो एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एक तरीके से जो अल्फा वाला एंगल है ना इस एंड से, तो ये वाला एंगल तो यहाँ तक जाता जाता तुम्हारा 90 डिग्री हो ही जाएगा। दूसरा एंगल तो तुम्हारा ये 37 के टर्म्स में ही आ गया ना। मैम 2π माइनस 37। हाँ, दूसरा तुम्हारा Yes, 2π-37 लिख लो। तो अब θ1 θ2 की जगह हम अल्फा बीटा यूज करते हैं ना। एक ये अल्फा तो तुम्हारा 90 डिग्री आ गया। अब बीटा को जब तुम निकालोगे तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। अल्फा तो तुम्हारा हो गया इस डायरेक्शन में, बीटा हमारा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बीटा हमारा होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो सॉरी डी वाला पॉइंट है उससे निकालते हैं। तो ये जो डी वाला पॉइंट है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, जो ये एंड वाला पॉइंट है उस पे, है ना। तो एक तरीके से मुझे घूम फिर के क्या करना है, अल्फा तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया, बीटा के लिए अपन लोगों को क्या करना है, ये डी वाले पॉइंट से घूम फिर के ये जो एंड वाली लाइन है इस पे आ जाओ। तो ये तुमने बिल्कुल सही बोला, या तो फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 360 -37, या फिर डायरेक्टली इसको -37 के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 2π yes मैम। माइनस थीटा तो बराबर ही चीज है ना। तो अब यहाँ से बताओ बी की क्या वैल्यू आएगी।
तब तो हो गया। मैम न्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। डायरेक्शन? मैम इनवर्ट्स। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे ये बताओ क्या लग रहा है? डायरेक्शन तो इनवर्ट है। ठीक है, वैल्यू बताओ। वैल्यू, डायरेक्शन तो इनवर्ट सही है। मैम साइन 37 की वैल्यू कैसे निकाली? बेटा मैजिक ट्राइंगल याद करो, फिर से बता देती हूँ। ये तुम्हारा एक मैजिक अनोखा ट्राइंगल होता है, ठीक है? वो 3 4 5 होते हैं ना, याद है? 3 4 और 5, ये तुम्हारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना। तो यहाँ यस से अपने एंगल याद करो। ये एंगल है तुम्हारा 37 डिग्री, ये एंगल है तुम्हारा 53 डिग्री। यहाँ से सारे एंगल्स आ गए ना। साइन जी। 37 डिग्री हो जाएगा 3/5, साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4/5। सही है। कॉस 37 डिग्री हो जाएगा, यू नॉट बाय आई 8 2 बाय by 5। 8। हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो बेटा। कॉस 53 डिग्री हो जाएगा 3/5। सही है। ये होता है तुम्हारा मैजिक ट्राइंगल। इसको याद कर लो, तुम्हारा ये जो काम है 3 4 5 वाला ये हो जाएगा। मैम एक चीज पूछना। हाँ बेटा। मैम जो अभी मतलब हरली ने बोला था इसको रिजॉल्व करने के लिए, मैम करंट को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो? वेक्टर तो एनी टेंसर है ना वो तो। हाँ वो भी सही बात है, मतलब मैं भी वही सोच रहा हूँ। जैसे उसको ना, अभी ये चीज ये है कि इसको तो इमेजिन कर लो कि 2 वायर्स में सेम फ्लो कर रहा है, बट मुझे भी वही लग रहा है कि वो दिक्कत तो आनी चाहिए। तो एक बार देखो, मैं तो ये बोलती हूँ कि एक बार ट्राई करके देख लो, अगर उससे आंसर आ रहा है तो। हो सकता है वैसे मुश्किल हो उस चीज में, ये भी बात सही है, क्योंकि करंट हमारा मैम है टेंसर क्वांटिटी। मैम बट परपेंडिकुलर अगर जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि वो ऑन द पी पॉइंट आ जाएगा। राइट। अगर वो तो ऑन मैम द मैंने पी पॉइंट निकाल आ लिया, गया। आप फाइनल आंसर बताना। चलो फाइनल आंसर बताती हूँ। तो अब यहाँ पर अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा एक तो साइन 90 तो 1, और एक माइनस साइन 37 आ जाएगा ना, तो -3/5 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डी की वैल्यू भी यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। डी हमारा कितना आया था? 4a by 4 5। 4a/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बोला है बच्चों ने। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा फाइनल, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई ए, और इसकी डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड्स, क्योंकि ना हमारा जैसे इस तरीके से करंट है, इस पॉइंट पे तुम्हारी डायरेक्शन इनवर्ड्स ही आएगी। सही है बेटा हरलीन, हुआ ये मैच? यस मैम हो गया है। ठीक नो है। मैम, मेरा लग नहीं आ हुआ? रहा है। हाँ तो फिर वैसे नहीं करना। ठीक है। अगर ऐसे कोई कोई भी लग रहा है कि मैम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उस मेथड से एक बार सॉल्व करके देख लो। अगर आंसर तुम्हारा सेम आ रहा है तो मेथड हो सकता है सही हो, अगर आंसर अलग आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मेथड में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये प्रणव ने जो पॉइंट उठाया वो बिल्कुल सही है कि इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सही है, चलूं आगे बच्चों? यस मैम। यस। ठीक है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अब तुम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम ही क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला था। यहाँ पर इट इज अ सिमिलर क्वेश्चन, आई विल से, नॉट द सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। मैम एक बार पीछे वाला पेज है। हाँ बच्चा। हो गया मैम। यार इससे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे, मतलब जेई वगैरह में तुम देखते हो तो बायो सावर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर्स ऑप्टिकल लॉ हो गया, और लॉरेंट्ज फोर्स हो गई। इस चैप्टर से मेजरली ये 3 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं से आते हैं आइडियली, और अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारे बोर्ड्स में जरूरी है ये सब कुछ। मतलब ये वाला जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। बाद के जो सेकंड टर्म के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं वो थोड़े से, एटम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, वो बहुत ज्यादा, चलो वो छोटे चैप्टर्स भी हैं, वो भी जल्दी जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल चैप्टर्स भी नहीं है। ये वाले चैप्टर मेहनत लगती है फर्स्ट टर्म वालों में और सेकंड टर्म में ऑप्टिक्स में। मुझे उसके बाद करंट तो समझ ही नहीं आता है। करंट में दिक्कत आई क्या अभी भी? मैम मुझे सिर्फ यही इसी में नहीं आता आई वाले क्वेश्चन में। क्यों? पता नहीं मैम, फोर्स वाले तो बहुत अच्छे से होते थे 11th में। चलो कुछ नहीं होता। मतलब मुझे लगता है ना 11th में ये होता है, जैसे ना मैं वही बोलती हूँ कि जैसे जब मैं 12th में आई थी तो मुझे 11th इजी लगने लग गई थी। तो होता क्या है कि 11th तक तुमने पूरी की पूरी क्लास पढ़ ली,
तो अब तो मैं उसके सारे टॉपिक्स लगेंगे यार, इसमें रोटेशन में भी क्या ही था, इसमें भी क्या ही था, इसमें भी क्या ही था, दो दो चार चार मैम टॉपिक 11th अब भी टफ लगते है, 12th इजी लग रही है। अच्छा 12th इजी लग रही है, तो चलो फिर तो बहुत बढ़िया है, मेरे से उल्टे हो बच्चे आप। मेरे को 12th मुश्किल लगी थी, मुझे 11th मैम इजी आप लगी ही की थी। तरह हाल है। यस मुझे मैम, तो ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स में अभी थोड़ा कंफर्टेबल जोन है। हाँ, मतलब आप मैकेनिक्स इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना धीरे धीरे, वरना मैं तो ऑनेस्टली एक चीज रेकमेंड करूंगी, एक बार ना कभी भी तुम्हें फ्री टाइम अगर मिले तो मेरा बिटली लिंक खोलना, और बिटली लिंक पे मैंने जो क्लासेस एनएलएम वगैरह की ले रखी है उसके खाली नोट्स देख लेना। तो नोट्स पे देखोगे तो तुम्हारा एनएलएम यूजुअली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एनएलएम के बच्चों के लेक्चर इस बार काफी अच्छे गए हैं। तो किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, सूडो फोर्स है, कंस्ट्रेंट LNM मोशन क्या है, मैम? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, बच्चों को दिक्कत वहीं से शुरू होती है, न्यूटन लॉस मैम से, फ्री अभी बॉडी भी डायग्राम से। रोटेशन अगर पढ़ने बैठते हो ना मैम, तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसे निकल ही आता है जो सॉल्व नहीं होता है। हाँ तो वो तो यार तुम्हारा, अभी मैं भी बैठ जाऊंगी तो हो सकता है मेरे केस में भी ऐसी चीज हो जाए, उसमें कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे होता रहेगा सॉल्व। मैम म्यू नॉट आई अपन 12 पाई है। वेरी गुड, गुड जॉब। बाकी यस बच्चे भी मैम, मेरा बताओ। भी यही आ रहा है, न्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई है। अच्छा, स्मार्ट हो गए हैं बच्चे हमारे। तो चलो मैम कर इसमें लेते हैं। उल्टा हो जाएगा, 37 डिग्री का हो इसमें जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा, इसमें एग्जैक्टली उल्टा ही तो हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से बनेगा ना डी। लेट मी, ठीक है, यहाँ पर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे पहले अपन लोग ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सही है, ये है हमारा डी के बराबर। अब बेटा यहाँ पर जब तुम देखोगे ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 37 डिग्री आ जाएगा। तो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो मैं कैसे मैम निकालूंगी। फिर से थ्री स्टॉप ए होगी। बाय 5। हाँ एक सेकंड बच्चा, रिफ्रेश करती हूँ, अगर स्टॉप हो गई तो। आ गई बेटा। यस मैम। बहुत बढ़िया। तो अब बेटा यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू निकालती हूँ तो बेसिकली मेरे पास साइन ही आएगा, यहाँ पर भी साइन 37 विल बी इक्वल टू डी बाई ए आ जाएगा। साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू डी बाई ए। तो डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, साइन 37 3/5 था तो 3/5 है। ये चीज सही है। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज सही है मैम, ये समझ में आ गई। अब आगे चलो, अब यहाँ पे एंगल निकालने का काम रह गया, और तो कुछ काम ही नहीं है। अब जब एंगल निकालने की कोशिश करोगे फिर से वही होगा, एक एंगल तो तुम्हारा 90 डिग्री आ जाएगा। और एक -53 डिग्री। हाँ, एक एंगल आएगा तुम्हारा -53 डिग्री, एक एंगल आएगा तुम्हारा -53 डिग्री। उसको कैसे इमेजिन करोगे कि वो कुछ इस तरीके से जा रहा है ना। ये एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, ये वाला जो एंगल है ये अगर हमारा 90 डिग्री हो गया, तो एक जो एंगल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, दोनों एंड के सही सेट तो निकालोगे। सही बात है ना बेटा। तो ये एंगल तुमने बिल्कुल सही बोला कि मैम 360 - 37 के तरीके से आएगा ना, ये नहीं कुछ, सॉरी 360 - 53 के तरीके से आएगा, कि ये वाला नीचे वाला एंगल हमारा 53 है। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री -53, या फिर इसको -53 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हमारा बी का वैल्यू, यस मैम। ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं क्योंकि साइन -53 विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो साइन 53 कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/5। 4/5। सही है। तो बी की हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी वॉज इक्वल टू 3a/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, है ना। तो 5 से खाली 5 कटेगा, तो बिल्कुल सही बोला बच्चों तुमने। बी की वैल्यू आ जाएगी मैम म्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई ए। और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, इनवर्ट्स। आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी ना बेटा, नहीं आउटवर्ड्स। यस है सर, ना, इसकी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड आउटवर्ड यस मैम, आएगी। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड होगी ठीक मैम। है, इसकी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड आएगी। सही है। ऐसे भी ऑप्शन में मैम कंफ्यूज आउटवर्ड्स करने के लिए कैसे हो लिख सकते हैं। बेटा आई की डायरेक्शन ऐसे है तो ये वाली साइड पे पॉइंट है तो तुम्हारा बाहर निकलते हुए आएगा ना। देखो एक बार फिंगर्स कर्ल करके, जिस साइड पे पॉइंट है उस साइड पे डायरेक्शन देखोगे ना, इस साइड पे पॉइंट होता तो अंदर आती। हमारा पॉइंट अब लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से बाहर की तरफ आ रही है ना डायरेक्शन। ओके, ओके, मतलब फिंगर बाहर आ रही है तो बाहर। देखो तुम इसकी डायरेक्शन कैसे बताते हो, ऐसी कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में अपना जो राइट हैंड का थंब है उसको थंब को रखो करंट की साइड पे, और जो तुम्हारी फिंगर्स हैं, जो तुम्हारी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो तुम्हें डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर इस साइड पे पॉइंट है तो इनवर्स, इस साइड पे पॉइंट है तो आउटवर्ड्स। सही है बेटा। ओके, चलो यस अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स W1 एंड W2 carry the same current I inside the plane as shown. Calculate the magnetic field at point P. How will we solve this question? वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना। दो वायर तुम्हारी ऐसे लगा दी ना मैंने, अंदर की तरफ जाती और है। अल्फा और बीटा को 90-90 रखेंगे। ठीक है, निकालने की कोशिश करो, बताओ नेट फील्ड कितना आएगा? इसमें तो आंसर ही गिवन है इनफैक्ट। यस मैम, मैम इनवर्स न्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। नेट फील्ड निकालना है। पहली वायर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने मार्क ही कर रखी है, वैसे मुझे मार्क नहीं करनी चाहिए थी, बट ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन नहीं होगी। इसका जीरो हो जाएगा क्या? जीरो हो जाएगा ना, ये तो मैंने गलती से मार्क ही कर दी। अब करंट तुम्हारा अंदर की साइड पे जा रहा है, करंट तुम्हारा अंदर की साइड पे जा रहा है, तो इसका मतलब है मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की साइड पे गया। तो पहली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड पे आया, दूसरी वायर में करंट अंदर की साइड पे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर की साइड पे आएगा ना। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो करंट बता नहीं रखा कौन सी वायर में कहाँ जा रहा है। बता तो रखा दोनों की तरफ इनसाइड द प्लेन, तभी तो क्रॉस क्रॉस लगा रखा है दोनों में। तुम्हें क्वेश्चन में बोल तो रखा है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स कैरी द सेम करंट आई इनसाइड द प्लेन एज शोन। तो इनसाइड द प्लेन मतलब अंदर की साइड जा रहा है ना करंट। यस मैम ठीक है। सही है, तो इस केस में क्या होगा? फील्ड कैंसल आउट नहीं हो जाएगा? यस फील्ड ड्यू टू both the wires will get cancelled out. Do you agree with this? यस मैम। ठीक है, ये मैंने गलती से बता तो नहीं हूँ, ये क्वेश्चन में मैंने गलती से जो डायग्राम उठाया वो गलत वाला उठा गया। B1 और B2 इसमें मेंशन्ड ही है। चलो अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लो जिसमें फील्ड की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये सोचने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैम पिछले वाले में वैसे भी वायर के ऊपर है, तो वायर के ऊपर तो जीरो ही होता है। नहीं, वायर तुम्हारी ये नहीं है ना बेटा, वायर तुम्हारी अंदर की साइड जा रही है, वायर तुम्हारी अंदर की साइड पॉइंट कर रही है, फील्ड तुमसे इस पॉइंट पे मांगा गया, तो जीरो नहीं आएगा ना। यस मैम। समझ रहे हो? जैसे यूजुअली हमारी वायर को हम देख पा रहे थे कि मैम ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, अब तुम्हारी वायर अंदर की साइड पे करती है, तो फील्ड तुम्हारा इस पॉइंट पे जीरो थोड़ी आएगा। सही बात है ना? यस मैम। चलो अब ये वाला बताओ, इसको कैसे सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन अच्छा है। मैम इसमें सॉलिड एंगल आएगा। नहीं, इतना मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अभी। मैम, इसमें भी जीरो हो जाएगी? नहीं, इसमें जीरो नहीं होगी, 2-3 हिंट दे डिस्टेंस दी तो है सेम इसमें। ही है। डिस्टेंस भी तो है ना यहाँ पर, दो डायरेक्शन बताओ Same ही मुझे क्या मैम। क्या आएगी। दोनों की 5 मीटर है मैम। चलो, यस मैम डिस्टेंस। बिल्कुल सही बोला तुमने, ये चीज तो चलो सही बोली, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से समझ में आ गई कि मैम दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 5 मीटर। सही है, ये चीज ही बोल रहे हो ना यस मैम। यस बेटा? अब मैग्नेटिक फील्ड तुम कैसे प्लॉट करते हो, कैसे सीखा था हमने कि हमारा जो ये अंदर की साइड पे जा रहा है, ये अंदर की साइड पे जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा आउटवर्ड आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। आउटवर्ड आएगा, पहले वायर 2 को दिखा रही हूँ, आउटवर्ड आएगा मैम इस थोड़ा डायरेक्शन अजीब में, डायरेक्शन आ रही है। अजीब डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 की वजह से बनाऊंगी तो कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी। समझ रहे हो? सच दैट इट इज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर। डू यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ व्हाई इट विल नॉट बी इक्वल टू 0? एंड सिमिलरली अगर मैं वायर 1 की वजह से बनाती हूँ तो बताओ वायर 1 की वजह से क्या डायरेक्शन आएगी? वायर 1 की वजह से क्या डायरेक्शन आएगी? वायर 1 की वजह से कुछ ऐसे नीचे की साइड पे आना चाहिए, नीचे की तरफ, वायर 2 की तरफ थोड़ा। वेरी गुड, नीचे की तरफ आएगा। ये तो सॉरी B2 है हमारा, दिस इज माय B2। एंड अगर अब मैं वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाती हूँ तो वो मेरा ये वाला जो करंट है उसके परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। ये कट गया 3 मीटर। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आएगा कुछ, और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। दिस विल बी इक्वल टू B1। अब बताओ B1 और B2 क्या होगा? समझ में आया? तभी मैं बोल B1 रही और हूँ B2 अच्छा का क्वेश्चन। मैम वेक्टर। सर का रिजल्टेंट निकालने हैं। हाँ, B1 और B2 की वैल्यू तुम्हारी सेम आएगी, तुमने बिल्कुल सही बोला। तो रिजल्टेंट निकालने का काम रह गया ना अब तो हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो नेट फील्ड आएगा वो तुम्हारा कॉस वाला एंगल भी तुम यूज कर सकते हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बट निकालने की कोशिश करो।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायग्राम 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ेगा इस केस में। ट्राइंगल बना लो ये वाला, थोड़ा सा लंबा वाला जो ट्राइंगल सा बन रहा है ना, उसी से काम बनेगा। सही है, तुम्हें कुछ एंगल्स तो यहाँ पर गिवन ही है ना। ये एंगल तुम्हें जैसे 37 डिग्री गिवन हो गया एक तरीके से, क्योंकि देखो ना ये 3, 4 और 5 है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा 37 डिग्री नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल तो तुम्हारा 37 डिग्री हो गया। अब आ जाओ ये बी पे, तो ये जो बी है 2 u naught I by k 10 मैम 2 म्यू नॉट आई अपन 25 पाई। ये फाइनल बता रहे हो मैम आंसर? इसमें आपने कैसे बता दिया कि 37 डिग्री हो जाएगा? बेटा देखो ये 3, 4, 5 बन रहा है ना यहाँ पर, 3, 4, यस 5 नहीं बन रहा, तो ये जो 3 के सामने वाली साइड है ये 37 होगी ना, मैजिक ट्राइंगल। ओके। यस सही है, तो यहाँ पर अब हमने बनाया B2 और मैंने बोला कि B2 जो है वो बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। सही है, सिमिलरली फिर मैंने बनाया यहाँ पर B1, सिमिलरली फिर मैंने यहाँ पर नीचे की साइड पे बनाया B1 और B1 मैंने बोला इससे 90 डिग्री बनाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हमें तो अपने एंगल फिगर आउट करने हैं। अगर ये 37 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर भी तो ये 37 डिग्री एंगल ही बन रहा है। जी मैम। सही बात है ना, यहाँ पर भी तो 37 डिग्री एंगल ही बन गया। मेरा जो बी नेट है वो कुछ इनके बीच में बनेगा, मेरा जो बी नेट है वो कुछ इनके बीच में बनेगा। तो यहाँ से मैं कुछ डायरेक्शन निकाल सकती हूँ कि क्या क्या डायरेक्शन आएंगी। ये 37 से ये वाला 37 आ गया एंगल, ये एंगल 53 आ जाएगा, ये वाला एंगल भी मैम मेरे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो निकालो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एक बार ट्राई टू डिटरमिन दी वैल्यूज नाउ। मैम B1 तो 2 u naught by k 20 आ जाएगा। नहीं नहीं, फिर से मैम निकालो। इसका फाइनल आंसर u नॉट आई अपॉन 25 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 17 आ रहा है। नहीं यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा मामला। मेरा ये आ रहा है 2 म्यू नॉट आई अपन 25 पाई। ठीक है, बाकी बच्चे ये बताओ क्या आ रहा है और सोचो। ये तो आंसर थोड़े से दिक्कत वाले आंसर B1 आया u naught I by k 10 pi। ठीक है, चलो अब यार इसको थोड़ा सा तुम इस तरीके से देखो कि ये वाला एंगल तो हमारा 53 डिग्री है, यस मैम। इसका मतलब है ये एंगल 37 डिग्री नहीं हो गया, यस मैम। है ना। बिल्कुल सही बोला मैंने, नहीं बोला? यस मैम। ये एंगल तो 37 डिग्री हो गया मेरा। हमें ये सारे एंगल्स फिगर आउट करने हैं एक तरीके से। अब बाकी सारे एंगल कैसे कैसे निकालोगे? ये एंगल तो मेरे पास 37 आ गया, और 37 बताओ। माइनस कर देंगे। मैम अगर ऐसे निकाले कि जैसे कि वो टोटल वर्टिकल एंगल 106 डिग्री हो गया, उसमें 90 प्लस करके टोटल आ गया मैम, उसमें से फिर 90 माइनस कर देंगे तो उन दोनों के बीच का आ जाएगा ना। नहीं यार, ऐसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा विजुअलाइज करना। अब बाकी एंगल्स निकालने की कोशिश करो। ये 37 आ गया, ये 53 आ गया। मैम 37 में से मतलब 53 में से 37 माइनस कर देते हैं तो B1 के थोड़ा साइड वाला एंगल है वो निकल जाएगा। ये वाला और फिर एंगल उसे तुम्हारा 90 37 दिख रहा है तुम्हें? ये वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो जाएंगे ना दोनों। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। हाँ, तो ये 37 हो Yes, गया, ma'am. ये डायरेक्टली 53 हो गया। मैम ये तो डायरेक्टली VOA हो जाता। ये डायरेक्टली 53 हो गया ना। तो अब बचा हुआ ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा? 16 डिग्री। कुछ गड़बड़ हुई है फिर तो, मैंने भी कुछ गड़बड़ करी है। मतलब मेरा ये जो एंगल आया था नोट्स के अंदर, मेरा ये पूरा का पूरा एंगल ही 53 आया था। ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये भी 53 आया था, ये B1 के साथ भी 53 आया था। मैम टोटल वही आएगा 53 प्लस हाँ, 37 टोटल प्लस वही आएगा। 16। अच्छा, ये ऐसे देखो ना कि ये वाला एंगल भी तो 37 ही आ जाएगा हमारे पास। ये वाला एंगल भी तो 37 ही आएगा, तो ये हमारा 53 है, ये भी तो 53 हो जाएगा, यस है ना। Yes. ये तो एंगल जो है वो Yes. ये जो बी नेट के बीच में जा रही है ना, ये वाली जो लाइन है वो तो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में से निकलेगी। यस मैम। तो ये तो यहाँ से अगर बी नेट की वैल्यू मैंने जब निकाली थी तो बी नेट की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ गई थी कितनी? 2b cos 53 के बराबर। 2b cos 53 के बराबर आ गई थी मेरी वैल्यू। ठीक है, ये अगर 37 है तो ये वाला एंगल 53 हो गया, ये अगर 53 है तो ये वाला एंगल तुम्हारा 37 हो गया, तो बचा हुआ ये एंगल तो 53 के बराबर ही आ जाएगा ना पूरा। मैम एंगल मेरा भी सेम आया था लेकिन फाइनल रिजल्टेंट कुछ और आ रहा है। अच्छा, फाइनल रिजल्टेंट कुछ और है। चलो मैंने तो रिजल्टेंट पे मैं चलती 90 हूँ। मैंने तो 90 ले रखा है। वो वाला छोटा मैं बता रही, ये बताइए कि छोटा वाला एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम 37 प्लस 16 करोगे तब भी तो आंसर यही आएगा। ये पूरा का पूरा एंगल ही 53 आ गया ना। यस मैम।
सही है। तो ये वाली चीज क्लियर है कि सबसे पहले एंगल कैसे आए, यस ठीक है। यस मैम। अब चलो आगे। अब 2b cos 53 से हमें तो आंसर निकालना है, अब तो डायरेक्टली 2b cos 53 से आंसर निकालना है। तो बताओ कैसे निकालोगे आंसर? मैम वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा लें। ठीक है भाई, अब यहाँ पर तुम्हारा एक तरीके से वेक्टर सम का फॉर्मूला बताओ, b की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी इस केस में, b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू तुम्हारी एक तरीके से खाली ये जो 3 मीटर वाली वायर है उसकी वजह से, जो ये 3 मीटर का डिस्टेंस है उसकी वजह से आएगी। एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक साइड से यहाँ पर तुम्हारा ये 53 है, यहाँ पर तुम्हारा ये 53 है, तो दोनों साइड से 53 एंगल आ जाएगा। तो b1 विल बी इक्वल टू b2, b1 की वैल्यू b2 के तो बराबर ही आएगी ना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो बराबर ही यस आएगी। मैम। और कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय डी, कितना था हमारा 3 के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय साइन 53 प्लस साइन 53, कितना आएगा ये, कितना आ जाएगा ये बताना जरा। साइन 53 कितना होता है 4/5, तो लगाओ वो वाला एनालिसिस, कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 12 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 4/5 हो जाएगा ना, तो 4 और 4 8, 8/5 कुछ इस तरीके से आ गया ये। यस मैम। तो अब तो हमें खाली 2b cos 53 करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। Now all we have to do is multiply this by cos 53 and we will get our answer. तो बताओ क्या आंसर आएगा फाइनल? मैम अगर हम जैसे b1 और b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दे और उसके बाद हमारे बीच में उनके बीच का एंगल है तो वेक्टर सम के फॉर्मूले से करे तो हाँ उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। मैम 2b आंसर cos डिफरेंट आ 53 रहा है उससे। क्या आंसर आ रहा है उससे? मैम रूट में आ रहा है 17 आ रहा है, √17 आ रहा है कुछ। नहीं यार, cos 53 तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करती हूँ तो कुछ रूट वूट में आएगा ही नहीं। मैम एक बार आप उससे भी कर दो। एक बार उससे भी कर देती हूँ, रुको एक स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार मुझे फाइनल वैल्यू बताओ पहले कितनी आ जाएगी अगर मैं ये वाली चीज कर रही हूँ। 4π/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 53, एक एंगल बन गया, दूसरा एंगल भी साइन 53 ही बनेगा। नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं नहीं साइन 53 थोड़ी बनेंगे एंगल बच्चों, तो गड़बड़ हो रही है, रुको। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा हाँ कुछ। ये गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो रही है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये वायर तो तुम्हारी अंदर गई ना, और ये तो इनफाइनाइट एक बार वायर है। वापस से सुन लो। ठीक है, एंगल वाली चीज समझ में आई, ये बताओ ये b1 और b2 का एक्सप्रेशन गलत है बेटा, मेरे को अभी ये ये तो चीज मैम नोट सही की। है। एंगल वाली चीज समझ में आई नहीं आई, एक बार ये बताओ, वरना मैं पूरा डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ करूंगी। मैम आ गई एंगल वाली। एंगल वाली आ गई सही। मैम एक बार पूरा डायग्राम ड्रॉ। पूरा ही ड्रॉ करता है तो देखो, ये हमारा बना, ये हमारा पूरा का पूरा ट्राइंगल बन गया, सही है। ये चीज समझ में आई दैट ये एंगल 37 डिग्री होगा। ये 53। हाँ ये वाला एंगल हमारा 37 डिग्री होगा क्योंकि 3/4 है और ये हमारा 5 मीटर है, तो ये हमारा 37 डिग्री होगा, ये वाला हमारा 53 डिग्री होगा, ये सही है। अब वायर 1 की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करूंगी वो कुछ, वायर 2 की वजह से बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसे बना, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर। और अगर वायर 1 की वजह से मैं कुछ बनाऊंगी तो वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, विच विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हियर। तो यहां से मैं सारे एंगल्स निकालती हूँ बेटा। अब यहां से अगर मैं एंगल निकालने की कोशिश करती हूँ, सपोज मेरी ये परपेंडिकुलर यहाँ पर वायर है, यहाँ पर मेरा ये बना b2, यहाँ पर मेरा ये बना b1, ये एंगल आप लोगों को पता है 53 डिग्री हो जाएगा इस ट्राइंगल में। यस मैम। सो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 37। तो ये जो पहला एंगल है वो 37 डिग्री आ गया, जो ये पहला एंगल है वो 37 डिग्री आ गया मेरे पास, सही चीज है बेटा। यस मैम। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में मेरा जो बनेगा वो बी नेट बनेगा, इन्हीं दोनों के बीच में मेरा जो बनेगा एंगल वो बी नेट बनेगा। तो अब बेटा ये वाला जो मेरा एंगल है यहाँ पर, जो ये ऊपर वाला एंगल है, ये भी तो 37 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला जो एंगल है हियर, है ना, ये तुम देख सकते हो यहां से,
ये तुम देख सकते हो यहाँ से। तो ये वाला एंगल अगर मेरा 37 डिग्री हो गया तो फिर तो बचे हुए दोनों एंगल डायरेक्टली नहीं आ गए। यस 53 ठीक है, बचे हुए दोनों एंगल डायरेक्टली आ गए। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर ये तुम्हारा 37 होएगा, ये तुम्हारा फिर 16 आएगा तुम्हारे पास, उसके बाद ये 53 आएगा, ये 37 आएगा। सही है। यस मैम। तो अभी ये Yes, ma'am. चीज समझ में Yes, आई, ma'am. ये चीज समझ में आई कि अगर मैं इन दोनों को बोल दूं दैट कि दोनों के दोनों बी के बराबर हैं, तो जो मेरी वैल्यू आएगी बी नेट की दैट विल बी इक्वल टू 2b cos 53। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। Yes. अब मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने बी का एक्सप्रेशन लिखा है वो मैंने गलत लिख दिया था। तो बी का एक्सप्रेशन कैसे निकालो कि भाई इनफाइनाइट वायर है, किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए? ये तो डायरेक्टली तुम्हारी एक इनफाइनाइट वायर बन गई ना। यस तो मैम। तुम्हारी एक पूरी इनफाइनाइट वायर है, Yes. अंदर की साइड पे जा रहा है करंट, और तुम्हारा पॉइंट पी तुम्हारा कहीं पे रैंडम है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से करंट का क्या एक्सप्रेशन आता है हमारे पास? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। 2 पाई ए। और ए मैम बट अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री कैसे होगा इसमें? बेटा मेरे हिसाब से तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, अंदर की साइड पे जा रहा है, क्योंकि अगर ये अंदर की साइड पे गया हमारा पूरा का पूरा जो करंट है इस केस में अंदर की साइड पे गया, तो पी की वजह से तो 90 डिग्री पे ही आएगा ना हमारा एंगल जो रहेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये कॉपी भी मैंने दिक्कत तरीके से सॉल्व कर गया, तो फिर मुझे थोड़ा टाइम दो, एक बार मैं इसका ये बी वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी कंफर्म करके तुम लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी पे गलत तरीके से मैम, सॉल्व कर लिया। इससे हाँ पिछले बेटा, वाला क्वेश्चन दिखा दो। हम कल बता देने सर। हाँ इसको मैं कल सॉल्व करवा दूँ, क्योंकि अभी हम टाइम वेस्ट करेंगे उसका फायदा है नहीं। इसका एक बार मैंने बी का एक्सप्रेशन क्योंकि गलत सॉल्व कर रखा है, सो आई विल आल्सो एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। मैम मैम कल जो तो अल्फा आपकी बीटा होता क्लास है वो नहीं तो है। वैसे भी परपेंडिकुलर से हम नापते हैं ना, तो हाँ परपेंडिकुलर नहीं, से मुझे लग कैसे रहा है नापेंगे कि ऐसे इसमें? वाला केस बन जाएगा। ये दिख रहा है जो हमने पहले वाले केसेस कैलकुलेट करे हैं ना, हो सकता है ये कुछ ऐसे वाला केस बने और फिर इस केस में हमें निकालना पड़े। तो एक बार मैं इसकी वैल्यू Yes, कैलकुलेट मैम करके हो तुम लोगों को सकता है। बताती हूँ। मैम कल तो आप क्लास नहीं लोगे ना? हाँ, कल तो क्लास नहीं होगी, मेरे को जैसे ही अगर अभी आंसर मिल जाएगा इसका तो मैं बता दूंगी। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा 2b cos 53 ही है। मैंने कौन सी बुक में देखा था मुझे याद नहीं है ये वाला क्वेश्चन, बट बुक के अंदर जो मेरा आंसर आया था और वो उस टाइम पे आ भी गया था, तो बी नेट की मेरी बड़ी सिंपल सी वैल्यू आई थी 3 म्यू नॉट आई अपॉन 25 पाई along the x axis। ये मेरा एक बार फाइनल आंसर आया था। आई एम राइटिंग दिस डाउन सो दैट इफ यू गाइस ट्राई इट एंड इफ यू गेट दिस आंसर देन यू हैव गॉटन द राइट आंसर, दैट मींस। ठीक है, इसमें टास्क यही रह गया है कि बी की वैल्यू निकालनी है अपन को। मुझे बी मैम की इसमें वैल्यू अल्फा बीटा 90 डिग्री रख के ये आंसर आ रहा है। अल्फा बीटा 90 डिग्री रख के कहां से आएगा ये आंसर? अगर हम अल्फा बीटा 90 डिग्री रख देंगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू हाँ नॉट सही आई बात, यू अपॉन नॉट 2 आई बाई के 10 10 पाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अल्फा बीटा 90 डिग्री रखते ही इन्होंने, यार सही तो है, देखो अल्फा बीटा 90 डिग्री रख तो सकते हैं। अब ये वायर में करंट तुम्हारा इस तरीके से इमेजिन करो इसको 3 डायमेंशन में, करंट तुम्हारा अंदर की साइड पे गया, तो मेरा पॉइंट पी ऐसे है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो वो तो वायर के लिए तो ऐसा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो आ गया ये डायरेक्टली, तो अल्फा बीटा तो 90 डिग्री आ जाएगा। यस मैम। विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो अपना पेन लो, पेन को पॉइंट करो मैम कर कंप्यूटर पा की रहे हैं। स्क्रीन के अंदर। ठीक है मैम लेकिन हमारा, फिर इस सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो वहां पे इन्वर्ट जा रहा है ना, पॉइंट तो वहीं उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। नहीं इनफाइनाइट वायर है ना, दोनों की दोनों इनफाइनाइट वायर है, दोनों की दोनों प्लेन में ऐसे घुसी हुई हैं। तुमसे कहीं पे भी किसी रैंडम पॉइंट पे पूछेंगे, किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा ये सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पर खाली ये जो 5 मीटर वाला डिस्टेंस है ये तुम देख रहे हो, तुम्हारा 3 मीटर 4 मीटर तो कुछ रहा ही नहीं ना इस सिचुएशन में। तो इन्होंने क्या किया है कि ये तुम्हारी वायर रही, और वायर से ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये तो 5 मीटर का डिस्टेंस है ना। सो दिस इज बेसिकली लाइक दिस, इमेजिन इट लाइक दिस। हाँ तो सही आ रहा है आंसर मेरा फिर। Imagine it like this, that this is your wire where current is going and I am asking you what is the field at a point which is at 5 meter। तो इस पे तुम कैसे बताओगे मुझे बी की वैल्यू? मैम मैम म्यू नॉट आई, सीधा वही फॉर्मूला हाँ म्यू लगाएंगे और नॉट आई अल्फा बीटा 90 डिग्री अपॉन, रखेंगे। हमारे पास 2 पाई डी आया था ना आंसर, तो 2 पाई इंटू 5 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई। सही तो है? यस मैम। तो यहां से आंसर तो हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से इमेजिन करो ना कि तुम्हारी वायर अंदर की साइड पे अगर जा रही है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो तो मैं कहीं पे भी अगर ये पॉइंट लिख दूं, अगर मैं ये पी पॉइंट पूरे के पूरे केस में कहीं पे भी लिख दूं, अगर मैं ये जो पी पॉइंट है इसको कहीं पे भी लिख दूं तब तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। अगर मेरी वायर में करंट कुछ अंदर की साइड पे जा रहा है सपोज, तो मैं पी पॉइंट अगर यहां पर ले लूं, अगर मैं पी पॉइंट यहां पर ले लूं, अगर मैं पी पॉइंट यहां पर ले लूं, अगर मैं पी पॉइंट यहां पर ले लूं, मैं तो कहीं पे भी ले सकती हूँ पी वाला जो पॉइंट है।
हर यस Yes, मैम, ma'am. आप केस में तो हमारा वही नहीं लग जाएगा फॉर्मूला दैट बी विल बी मैम इक्वल टू व्हाट, आंसर आ भी गया। आंसर आ गया, मी विल बी इक्वल टू 2 पाई डी। यस मैम। yes, वही ma'am, आ बोला गया कि यार आंसर। मेरा आंसर कैसे गलत हो रहा है, फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो बच्चों को कंफर्म करके बता देंगे। सही है, समझ में आ गई ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं यार, अब आगे है। मैम कल क्लास नहीं है क्या उसे? नहीं नहीं है क्लास तुम्हारी, किसने बोला क्लास नहीं है? अभी आप बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, कल बेटा मैं क्लास नहीं लूंगी कल कल, मैम लेकिन की नहीं है। हाँ कल मेरी क्लास नहीं होगी कल, लेकिन खुशी मैम तुम्हारी क्लास पक्का लेंगी। ठीक है, कल से कल सैटरडे को और मंडे को खुशी मैम तुम्हारी क्लासेस लेंगी, तो टॉपिक तो उनका भी यही चल रहा है, टॉपिक मेरा भी यही चल रहा है, तो टॉपिक में तुम्हारी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके चलो फिर आगे चलते हैं, अभी तो 20 मिनट है तो कर लेते हैं एक छोटी सी डेरिवेशन। यस मैम। ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। अब हमने वायर की बात कर ली, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी वांट टू टॉक अबाउट इज, अगर हमारे पास रिंग है कोई, तो रिंग के केस में क्या होगा? ठीक है, यही करा था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, यही सेम चीज तो करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी। तो अब सपोज Yes, हमारे ma'am. पास कुछ इस तरीके से रिंग है, मेरी रिंग तब भी सही नहीं बनी थी, अब भी सही नहीं बनेगी, मेरा मन है कि अच्छी सी एक डेल्टा चेंज आ गया मैम रिंग। हाँ वही, हाँ अब सही बन गई, ठीक है ना। ये मैं तुम्हें रिंग का दिखा रही हूँ फ्रंट व्यू, ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ रिंग का फ्रंट व्यू, ताकि तुम डायरेक्शन वाली चीज समझ पाओ। तो सपोज हमें किसी भी पॉइंट पे इसके एक्सेस पे लाई कर रही है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके अंदर तुम्हारा करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करेंगे यही यहाँ पर भी कि दो तुम्हारे हम एलिमेंट ले लेंगे, करेंगे यही यहाँ पर भी कि दो तुम्हारे डीएल एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था सेम चीज, और इन दोनों एलिमेंट की वजह से वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। सही है ना बेटा, सही बात है ना? तो ये Yes, एक ma'am. एलिमेंट डीएल हो गया, ये एक एलिमेंट डीएल हो गया। इसको अगर अब मैं साइड व्यू से देखूं, तो साइड व्यू में ये वही केस बन जाएगा जैसा हमारा सेम केस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोगों ने बनाया था, सेम केस बनेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारी रिंग आ गई, इसके अंदर हमारा करंट सपोज आई फ्लो कर रहा है, और मैं तुमसे किसी एक्सियल पॉइंट पे पूछ रही हूँ क्या वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, सो दिस इज माय एक्सियल पॉइंट, पॉइंट पी पे तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग। हमें पता है कि पॉइंट पी, अगर मैं ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, तो ये है मेरा एक एलिमेंट डीएल, और दूसरा मेरा एलिमेंट है ये, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डीएल, और इन दोनों के दोनों एलिमेंट से कुछ मेरा डिस्टेंस है टुवर्ड्स पॉइंट पी, दोनों की तरफ से हम डिस्टेंस सेम ही लेते हैं, तो तुम्हारा आर डिस्टेंस है। यही केस था बेटा। Yes, ma'am. अब यहां पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को समझनी है कि इस सिचुएशन में हमें डीएल क्रॉस आर निकालना होता है, तो इन सारी सिचुएशंस में हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि डीएल और आर के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। इज दिस प्रॉब्लम क्लियर टू यू? है ना, कि Yes, डीएल ma'am. और आर के बीच में एंगल समझना है। तो यार एंगल निकालने के लिए डीएल की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई, दोनों यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पर कुछ ऐसे हो गई। तो अगर मैं इसको साइड व्यू में इमेजिन करूं, अगर मैं इसको साइड व्यू में इमेजिन करूं, तो जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उसी डायरेक्शन में डीएल जा रहा है। तो साइड व्यू में अगर मैं रिंग को इमेजिन कर रही हूँ, ऊपर वाले केस में डीएल मेरी तरफ नहीं आएगा, पेपर के प्लेन से बाहर, Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये अगर मैं फ्रंट व्यू देख रही हूँ इसका, ये इस रिंग का फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में डीएल जो है वो करंट की डायरेक्शन में आ रहा है ना, डीएल की जो डायरेक्शन आ रही है वो करंट की डायरेक्शन में आ रही है, वही तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर करंट तुम्हारा बाहर की साइड पे आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं साइड व्यू में देखती हूँ तो साइड व्यू में करंट हमारा बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो डीएल की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ नहीं हो जाएगी, तो डीएल बेसिकली मेरी तरफ नहीं आ रहा, मैम हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ आ रहा है ना। एक बार बना के देख लो, कोई रिंग नहीं है मेरे पास, एक बार बना के देखो। सपोज हमारे पास ऐसे एक रिंग है, उसमें इस मैम तरीके लेकिन वो से, तो डीबी होगा ना, डीएल तो करंट के डायरेक्शन में होगा। हाँ तो डीएल तो मैं बोल ही रही हूँ करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ ही तो है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना साइड व्यू में, अच्छा साइड व्यू में, ठीक है मैम। साइड व्यू में बोल रही हूँ, फ्रंट व्यू तो तुमने समझ लिया सही। साइड व्यू में देखो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो ऊपर वाले डीएल में करंट हमारी तरफ आ रहा है तो डीएल भी हमारी तरफ आएगा, नीचे वाले केस में वो अंदर की तरफ जा रहा है तो वो भी अंदर की तरफ जाएगा। सही है, यस मैम। तो डीएल तो हमारा यहां पर आ गया, आर जो है डीएल के परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा इस केस में। एक बार ये भी चीज इमेजिन करने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि डीएल तुम्हारा बाहर की तरफ आ गया, आर तुम्हारा कुछ ऐसे है, सो बोथ ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
Yes. यस मैम। राइट, एक तुम्हारा z डायरेक्शन में, एक तुम्हारा डीएल किसी, मैम डीएल की डायरेक्शन और वो आर की डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होता हाँ है तो मैं डीएल पूछ और रहा आर हूँ की कलर डायरेक्शन तो दिख परपेंडिकुलर गया। होगी ना। डीएल अगर तुम्हारा बाहर आ रहा है, आर तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करो ना बेटा, इस तरीके से है ये मामला। तो डीएल और आर तो तुम्हारे परपेंडिकुलर ही हो गए। दिख रही है ये चीज, दैट डीएल एंड आर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर यस मैम। चीज आते ही तो हमारा आंसर जो है वो निकालना इजी नहीं हो गया, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास, वो डीएल क्रॉस आर के केस में हमारी जो वैल्यू है साइन 90 आ गई। तो एक तो हमारे पास वहां से काम आसान हुआ। दूसरा, अब यहाँ से अपन लोग, अब हमें जो डीएल की डायरेक्शन समझ में आई है उससे आप बी की डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हो इस डायग्राम में। अब डीएल की डायरेक्शन से हम बी की डायरेक्शन भी मार्क कर सकते हैं। कैसे मार्क करेंगे भाई? पहले वाले एलिमेंट की वजह से बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वही राइट हैंड रूल फॉलो करो जो हमने क्रॉस। मैम आउटवर्ड। हाँ आउटवर्ड कर लेती हूँ मैं इसको। सबसे पहले हमारा ये जो है वो वैल्यू आउटवर्ड है, ये वाली जो वैल्यू है वो आउटवर्ड है। और आउटवर्ड से अगर मैं इसको आर की तरफ कर्ल करती हूँ, आर की तरफ अगर मैं कर्ल करती हूँ तो मेरे पास बी कुछ ऊपर की साइड पे आ रहा है। तुम लोगों का आया? अगर आउटवर्ड डायरेक्शन से इसको मैंने, मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन था और आउटवर्ड से मैंने इसको आर की तरफ कर्ल किया, आर मेरा नीचे की साइड जा रहा है ना, तो मेरे पास बी की डायरेक्शन कुछ ऊपर की साइड पे आ गई। तो एक डायरेक्शन तो मेरे पास मैम एक बी बार की, रिपीट करना। एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक बार हाथ लेकर कर लो ये चीज साथ में। बाहर की तरफ रखो डायरेक्शन, ये तुम्हारा बाहर की तरफ है पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर तुम्हारा कुछ अंदर की साइड पे है इस तरीके से। तो बी की डायरेक्शन ऊपर की साइड पे नहीं आ जाएगी ऐसे? दिख रहा है? मैम नहीं आ रहा समझ में। देखो अभी मैं थोड़ा थोड़ी स्क्रीन स्टक लग रही है। स्क्रीन स्टक लग रही है क्या? अभी मैं टेढ़ी भी हो गई हूँ ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। नो मैम ठीक है। ठीक है, स्क्रीन ठीक है? अब यार मैम टेढ़ी होकर स्क्रीन देखो, ठीक है। टेढ़ी तो होके देखो इसको एक बार, वीडियो पे देखो थोड़ा सा। मेरा मेरा जो मैंने ये डीएल है वो अपनी तरफ बनाया है, क्योंकि डीएल इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड आई एम कर्लिंग इट टुवर्ड्स आर। ऐसे ही तो निकालते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट। Yes. तो यहाँ से यस मैम। तुम्हारी जो थंब है वो डीबी की डायरेक्शन देगा ना। थंब तो मेरा ऊपर की साइड पे आ गया। नीचे वाले केस में जो डीएल है वो अंदर की साइड जा रहा है, नीचे वाले केस में डीएल जो है वो अंदर की साइड जा रहा है। एंड इफ आई कॉल इट टुवर्ड्स आर तो मेरा जो डीबी है वो नीचे की साइड पे आएगा। तो नीचे वाले Yes, केस में जब मैं डीबी बनाऊंगी तो कुछ नीचे की साइड पे बनेगा। सही नीचे है? वाले में नीचे। ठीक है एक बार करके देखो, सब लोग अपने हाथों से ये चीज करके देख लो। और ये कैसे होएगी सच दैट ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो हमारे 90 डिग्री, क्योंकि करंट से 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एक बार ये चीज करके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बताओ यहाँ तक सब बच्चे अग्री कर रहे हो मेरे से? यस मैम। ठीक है, अब ये जो डीबी है इसकी अपन लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले मैं ये जो डीबी है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगी। अब ये जो डीबी है अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो डीबी की वैल्यू कितनी आएगी यार? म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब डीएल क्रॉस आर कैप अपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, क्योंकि अभी हमने एस्टैब्लिश किया कि उनके बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास डी बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सही है? मैम आर Yes, कैप का अपना हम्म, गायब हो गया ना। आर कैप तो यूनिट वेक्टर है ना। हाँ तो यूनिट आर क्यूब वेक्टर हो में क्या जाना रखना चाहिए है? ना, नीचे आर क्यूब नहीं हो और ऊपर आर। अच्छा यार देखो, वो ना तुम्हें कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, ऊपर तुम्हारा आर वेक्टर होता है, नीचे तुम्हारा आर होता है। तो उसमें तुम्हारा ऊपर नीचे एक तरीके से उन्होंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, इसकी जगह पे अगर वो होगा तो दोनों साइड कैंसिल आउट होगी, यही एक्सप्रेशन बनेगा। सही है? यस ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब बेटा यहाँ पर भी यही सेम चीज होगी। अगर मैं ये वाला जो मेरा एंगल है इसको थीटा मान लेती हूँ, ये वाला जो मेरा एंगल है इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, तो ये है मेरा 90। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 90 माइनस थीटा।
यस मैम। है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग इज दिस इज माय डीबी, दिस इज माय डीबी, दिस इज माय एक्सिस, एंड ये जो एंगल है दिस इज 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा क्योंकि ये मिरर एलिमेंट ही है। तो ये वाला जो एलिमेंट होएगा ये मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ। मैम डीबी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा नहीं आ जाएगा। 2 into dB sin theta। अगर अब यहाँ पर तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के, या तो फिर डीबी साइन थीटा ले लो या फिर 2 dB साइन थीटा ले लो। ठीक है, डीबी साइन थीटा लोगे तो तुम्हारी इंटीग्रल की लिमिट अलग बनेगी, 2 dB साइन थीटा लोगे तो वहां पे तुम्हारी इंटीग्रल की लिमिट अलग बनेगी। दोनों मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर तुम डीबी साइन थीटा लेते हो तो मैंने खाली एक जो ऊपर वाला एलिमेंट है डीएल वो कंसिडर कर लिया, और मैंने बोल दिया कि जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सबका कोई ना कोई मिरर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से फाइनल जो फील्ड आएगा उसमें खाली डीबी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो बेटा इस केस में जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करती हूँ तो मुझे इंटीग्रेट करना है किसको, डीबी साइन थीटा को। अगर कोई बच्चा 2 dB साइन थीटा लेके करेगा उसको ही बता रही हूँ कैसे करना है। और इसका तुम्हारा जो इसका डायरेक्शन होएगा दैट विल बी अलोंग 2D में आज ही कर देंगे। क्या बेटा, 2D में जो इंटीग्रल होगा उसको आधा कर देंगे, हाँ उसमें किसी की भी बिल्कुल सही। मिरर अगर इमेज तुम यहाँ पर 2 dB साइन थीटा लगा दो तो तुम्हारा इंटीग्रल आधा हो जाएगा। सही है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस तुम्हारा इंटीग्रल आधा हो जाएगा। ठीक है, करूं इसको इंटीग्रेट। यस मैम। चलो अब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू तो पता है डीबी की। यहाँ पर ये जो हमारा आर स्क्वायर है, ये जो स्मॉल आर का स्क्वायर होएगा, दिस विल बी इक्वल टू इफ आई से दैट दिस डिस्टेंस वाज एक्स एंड आई नो दैट दिस इज आर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस मैम। तो इसको Yes, आई ma'am. कैन राइट एज म्यू नॉट आई डीएल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। तो इसी से हम वी नेट निकालने की कोशिश करते हैं। आर का मैम स्क्वायर है ना, तो मैम whole अंडर square। रूट तो हट जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, सही बात है, अंडर रूट हट जाएगा। सही है, यस ठीक Yes, है। ma'am. अब अंडर रूट हट गया तो हमारे पास बी नेट की क्या वैल्यू बची बेटा, म्यू इंटीग्रल ऑफ अब इंटीग्रल हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएल मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा तुम यहां से निकाल सकते हो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन स्मॉल आर। तो एक तो मेरे पास यहाँ पर आर के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर के इक्वल है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैम r by r square plus k square। सही है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर Yes. मेरे पास इसके ब्रैकेट में 3/2 का टर्म नहीं आ जाएगा। यस यस मैम। ठीक है, अब यार ये सारी की सारी जो टर्म्स मैंने लिखी है ये तो कांस्टेंट है, ये तो Yes. सारी की सारी म्यू नॉट आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तुम्हारा रेडियस कांस्टेंट है, डिस्टेंस जिस पर निकालना है वो कांस्टेंट है, तो ये तो सारी बाहर आ गई, ये तो सारी की सारी टर्म्स बाहर आ गई। अंदर मेरे पास बचा क्या, डीएल। अंदर मेरे पास खाली डीएल बचा। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डीबी साइन थीटा लिया था, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी 0 से लेकर 2 पाई आर तक। 2 पाई तक। ठीक है, 2 पाई आर तक पूरी की पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट करोगे ना। यस मैम। डीएल एलिमेंट तो Yes. तुम्हारा पूरी की पूरी लेंथ में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है ना। जो बच्चे यहाँ पर 2b साइन थीटा ले लेंगे वो यहाँ पर खाली 0 से लेकर पाई आर तक इंटीग्रेट करें। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास एक 2 पाई आर का फैक्टर ही आ जाएगा इधर। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास एक 2 पाई आर का ही फैक्टर आएगा। 2 पाई आर से ये 4 पाई वाली चीज कट जाएगी, नीचे एक 2 बचेगा, ऊपर एक आर बचेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और इसकी डायरेक्शन रहती है अलोंग द एक्सिस। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। यस ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। थोड़ी सी ये डेरिवेशन मानती हूँ ट्रिकी थी, बट ये चीज समझ में आई सबको। अब ना Yes, यहाँ ma'am. पे ना कुछ कुछ बुक्स वाले लोग क्या करते हैं कि तुम्हारी सेंटर की डेरिवेशन अलग दे देते हैं, एक्सेस की डेरिवेशन अलग दे देते हैं। यहीं पे अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास सेंटर वाला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। इसीलिए मेरे को ये डेरिवेशन थोड़ी ज्यादा पसंद है क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास सेंटर वाला जो एक्सप्रेशन है वो आ जाता है। सही बात है ना बेटा? म्यू ठीक है, नॉट अगर आई अपॉन 2 मैम ये तो Very थोड़ी good. बहुत इक्विलेटरल वाली जैसी लग रही है। हाँ वही यार, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मेथड थे वही यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं, बस यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो तुम्हारा चेंज हो चुका है। यहाँ पर अपन बायो सावर्ट्स लॉ यूज कर रहे हैं, वहां पर अपन जो फोर्स का एक्सप्रेशन था कूलम लॉ का, उससे हमारी वैल्यू निकालते थे। तो
केसेस भी सारे सेम ही है, तरीका भी सेम ही है। उसमें भी हमने यही किया था कि ऊपर एक एलिमेंट लिया था, फिर उसका एक मिरर एलिमेंट लिया था, वहां पे भी ये परपेंडिकुलर वाली चीजें हो रही, तो कुछ नई चीज नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन भी एग्जैक्ट सेम हुई है, आंसर भी तुम्हारा ऑलमोस्ट सिमिलर ही आया। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो यहाँ से यस मैम, अगर तुम यहाँ से इसी Yes, एक्सप्रेशन ma'am. को यूज करके अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर भी निकालते हो तो एक्स तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा आर क्यूब, तो तुम्हारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर वैल्यू आ जाएगी। अब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, कुछ कुछ सिचुएशंस में ना इसको तुम देखोगे कि ये दो अलग अलग डेरिवेशन बना रखी हैं, तो भाई उसकी जरूरत ही नहीं है। ये तुम्हें अगर एक एक्सेस वाली डेरिवेशन कर लोगे तो सेंटर वाली डेरिवेशन ऑटोमेटिकली तुम्हारी डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है बेटा? यस तो चलो फिर अपन इतना ही मैम करते हैं। बुक भी तो लंबी कर लिया ना। क्या बेटा? यस मैम। हाँ, मैम बुक भी फिर तो बुक लंबी भी तो करनी है लंबी ना। करनी होती वो है ना। बच्चे सोचते हैं ना जितनी मोटी बुक उतना बढ़िया, वो जितना मोटा बुक होगा जिसमें जितना कंटेंट होगा उतनी बढ़िया बुक है। नहीं, कोई नहीं बेटा। नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं लेता भी नहीं हूँ। नहीं, सही है। देखो, मैं तो बोलती हूँ कि बुक्स जिसमें समझ में आ रहा हो वो लेनी चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब तक बुक मुश्किल ना हो तब तक लेने का फायदा नहीं है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। अगर बुक अच्छी है, तुम्हें समझ में आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, फिर बाद में और मुश्किल बुक ले लेना। तो अपने हिसाब से मैम बुक्स जो लिया जो करो। टॉपिक्स एनसीईआरटी में है ना उसकी थ्योरी तो एनसीईआरटी में ही बेस्ट है। हाँ, तो यार टॉपिक्स मैम एनसीईआरटी में तुम्हें ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, बस एनसीईआरटी में मैम वो दिक्कत हमारे जो, लेवल पे बनाए पड़े हैं। हाँ नहीं, एनसीईआरटी में जो मुझे दिक्कत लगती थी, मुझे ये लगता था कि तुम्हें सेम एनसीईआरटी के अंदर अगर एक पैराग्राफ है ना, तो किसी बुक के अंदर हो सकता है तुम्हें उस एक पैराग्राफ की जगह उसी टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा 2 पेज मिल जाए। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है एनसीईआरटी में और किसी और बुक में, कि तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में, कंसाइज में सब कुछ दे रखा है, कुछ कुछ जगहों पे तो जहां पे डिटेल की जरूरत है वहां पे अगर डिटेल मिसिंग है तो वो तुम दूसरी बुक से रेफरेंस लेके कर सकते हो। वरना अपनी एनसीईआरटी भी करो, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी करो, देयर आर वेरी गुड क्वेश्चंस इन दोस बुक्स एज वेल। कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे हैं, तुम्हारा मेन पर्पस तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना। सही है? यस मैम। ठीक है, चलो बच्चों, बहुत बढ़िया।